नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम पीठाधिपति अनंत श्री विभूषित एवं कर्मकांड जगत में दे दीप्यमान प्रचंड मार्तंड भगवान सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी परम मनस्वी पूज्य गुरुदेव के समीपस्थ उपस्थित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो यूट्यूब चैनल पर चलाया जा रहा है, अभी कथा आप लोगों ने श्रवण की, उसी में एक प्रश्न आया है गुरुजी, देवता प्रसाद दुबे जी का, जो गोंडा की जिनकी जन्मभूमि है, दिल्ली में जो रहते हैं, उनका एक ये जटिल प्रश्न है कि ब्राह्मणों में अधिकतर गुरुजी नाड़ी दोष देखा जा रहा है कि नाड़ी अगर नहीं सब कुछ बन रहा है और नाड़ी नहीं बन रही तो विवाह कैंसिल कर दिया जाता है। तो उनका प्रश्न है कि क्या इसका कोई समाधान आपके द्वारा निराकरण हो सकता है कि भाई सब कुछ बन रहा हो, नाड़ी ना बने तो कोई निराकरण, इसका नाड़ी ना बने तो कोई दोष, कोई पूजा पाठ करा करके उसको विवाह कराया जाए। तो ये उनका प्रश्न है गुरुजी। देवता प्रसाद दुबे जो गोंडा निवासी हैं और दिल्ली में रहते हैं। और दूसरा प्रश्न गुरुजी वागीश पांडे संत कबीर नगर, इनका प्रश्न है कि विवाह में क्या क्या देखना चाहिए, जैसे वर्ण हो गया, वश्य हो गया, तारा हो गया, योनि अष्टकूट मिलान जो होता है गुरुजी, इनका प्रश्न है कि सब देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए और क्या मिलने पर विवाह कर लेना चाहिए। और इसी के साथ तीसरा प्रश्न हमारा गुरुजी है कि वेद में जो बताया गया है कि श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवा, जिधर श्रुति कहती है उधर ही जाना चाहिए। तो वेदों की बात हम सबको माननी चाहिए। तो वेदों में विवाह के कितने नक्षत्र गिनाए गए हैं और ज्योतिष जो वेद का अंग है उसमें कितने नक्षत्र गिनाए गए हैं, ये भी आप बताने की कृपा करें पूज्य गुरुदेव भगवान। ओम नमो भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। जो ये प्रश्न आया है कि जो विवाह में अष्टकूट का विचार किया जाता है, तो ये वागीश पांडे का प्रश्न है कि इसमें ये जो अष्टकूटों में क्या क्या महत्व है इनका, और अगर ये नहीं बन रहे तो क्या हानि इनसे, इस विषय में प्रश्न किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये विवाह में 8 चीज़ें देखी जाती हैं। इनका नाम है, कहा गया है कि वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्चाग्रह मैत्रकम गणमैत्रम भकूटम च नाड़ी चैते गुणाधिका। ये होते हैं वर्ण, वश्य, तारा, योनि और ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट, नाड़ी। इस प्रकार से ये जो हैं 8 होते हैं। इन 8 को तो बेहद ज्योतिषार में इनको मैत्री ही कहा गया। ये सब 8 प्रकार की मैत्री होती है। कहा गया है कि वर्णो वश्यम तथा तारा योनि ग्रह गणौ तथा भकूटम नाड्य मैत्री च इत्येतास चात्र मैत्रिका। ये जो है 8 मैत्रिक हैं, इनसे मित्रता देखी जाती है। और अलग अलग अगर देखा जाए तो पहला है वर्ण। वर्ण के विषय में देखा जाए तो वर्ण का फल क्या होता है। अगर वर्ण का मिलान बैठा, वर्ण का मतलब ये होता है कि कन्या जो है वर से जो है निम्न वर्ण की हो और वर उच्च वर्ण का हो, ये वर्ण देखा जाता है। उसमें बताया गया है वर्ण के विषय में कि वराद वर्णाधिका कन्या भरता तस्न जीवति। अगर वर से शेष वर्ण की कन्या है तो उसका पति नहीं जीवित रहता है, पति के लिए हानिकारक है। अगर पति जीवित है, यदि जीवित भरता तो ज्येष्ठ पुत्रो विनश्यति, तो ज्येष्ठ पुत्र की हानि इसमें होती है, ज्येष्ठ पुत्र नष्ट हो जाता है। ये वर्ण विचार है। वर्ण विचार में जो है सदैव कन्या निम्न वर्ण की होनी चाहिए, पुरुष जो है उच्च वर्ण का होना चाहिए। इसका विचार किया गया है। और दूसरा ये भी किया व्यवहार का, वर्ण के द्वारा व्यवहार भी देखा जाता है। अब दूसरा बताया गया है कि जो वश्य है, वश्य का मतलब होता है, वश्य में क्या मतलब महत्व इसका होता है। तो वश्य में एक तो स्वभाव देखा जाता है, वश्य के द्वारा स्वभाव देखा जाता है दोनों का। अगर वश्य बन रहा है दोनों का स्वभाव ठीक रहेगा, नहीं बन रहा तो स्वभाव में अंतर आएगा। और दूसरी बात यही है कि एक दूसरे को अगर बस नहीं बनता है तो एक दूसरे को लोग कष्ट पहुंचाते हैं।
अगर वश नहीं ठीक है तो वश होने से स्वभाव अच्छा होता है। तीसरा जो कहा गया है, तीसरा कहा गया तारा। तो तारा जो है वो ये 9 प्रकार के तारा होते हैं और जैसा नाम वैसा उनका फल होता है। जैसे कहा गया जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, मृत्यु, मैत्र और अतिमैत्र, ये 9 प्रकार के तारा होते हैं। ये दोनों के देखे जाते हैं तो इनके 1.5 गुण होते, 3 गुण बनते, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तारा बल अगर बन गया तो बहुत बड़े, ये कम गुण होते बहुत बड़ा महत्व देते हैं। इसको ये बताया गया ये भाग्यवर्धक होते हैं। ये भाग अगर दोनों तारा प्रबल हैं तो बहुत बड़ा वो भाग्यशाली बना देता है तारा बल। और दूसरा क्या है, जैसे जन्म तारा सामान्य माना गया है। अगर संपत्ति तारा है संपत्ति देगा वो, अगर विपत्ति तारा विपत्ति देगा। क्षेम तारा है तो कल क्षेम माने रक्षण करना, जो वस्तुओं की हमारी जो प्राप्त वस्तुओं का रक्षण करना क्षेम होता है। प्रत्यरी माने शत्रुओं को पैदा करना, अगर प्रत्यरी तारा शत्रु पैदा हो जाएंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे। साधक है तो कार्य में हमारी सिद्धि होगी और हर कार्य को सिद्ध कराएगा तारा हमारा, कोई कार्य होगा सिद्ध हो जाएगा, साधक है। अगर मृत्यु तारा है तो मृत्यु कारक होगा। मैत्र है तो मैत्री कराने वाला, अतिमैत्र अधिक मैत्री कराएगा। तो इस बार तारा के जो जैसा नाम है वैसा वो तारा फल देते हैं। ये 3 गुण इसके होते हैं। और दूसरा है भाग्यवर्धक, भाग्य देखा जाता है तारा बल के द्वारा। और चौथा जो कहा गया योनि, चौथा जो है योनि है। तो योनि से क्या देखा जाता है, एक तो बताते हैं कि योनि संबंध के विषय में विचार किया जाता है। और दूसरा ये है कि योनि का है, इसमें भी एक प्रकार की अगर योनि नहीं बन रहा है तो उसमें एक की हानि होती है, दोनों में से एक की हानि होती है वर वधू में से, तो योनि होना चाहिए। और दूसरा बताया कि योनि संबंध भी देखा जाता है। अब 5वां जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसे कहते हैं ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री जो 5वां है उसी से आपसी संबंध विशेष देखे जाते हैं, आंतरिक मिलान, बाह्य मिलान, इस प्रकार से किसको कहा गया है शास्त्रों में ग्रह मैत्री के विषय में कि अन्योन्य मित्रत्व बसे न सा बधू भवे सुतायुर्गृह सौख्य भागिनी। अगर दोनों वर वधू के जो है जो राशिस हैं, अगर दोनों मित्र हैं माने ग्रह मैत्री, दोनों की मैत्री है तो वधू जो है सुतायु, सुत को प्राप्त करती, पुत्र को प्राप्त करती है, आयु प्राप्त करती, गृह सौख्य भागिनी, और घर के सारे सुखों को प्राप्त करती। तो ग्रह मैत्री का बहुत बड़ा महत्व है, इसके विषय में बताया गया। और उसके बाद जो छठा बताया गया गण मैत्री। तो गण मैत्री के द्वारा जो देखा जाता है कि उसमें सामाजिकता देखी जाती गृह मैत्री द्वारा। और इसमें बताया गया है कि इसका फल जो है ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सो गणे चोत्तमा प्रीति मध्यमा नर देवयो कलहो देव दैत्यानाम मृत्युर्मानव रक्षसाम। कहा गया आप दोनों एक ही गण के हैं तो उत्तम प्रीति होगी दोनों में, वर वधू में उत्तम प्रीति होगी। गण में दोनों का एक ही गण है तो उत्तम प्रीति। अगर एक नर है एक देवता है तो मध्यम प्रीति होगी। अगर एक देवता, एक देव है एक दैत्य, वर वधू में से एक देव एक दैत्य है, गण भेद है तो कलहो, तो कला होगा। अगर मानव और राक्षस, एक वर वधू में से एक मानव एक राक्षस है तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो है गणों का फल बताया गया है और एक सामाजिकता भी देखी जाती है। उसके बाद अब जो है भकूट के विषय में, तो भकूट का क्या महत्व है। तो भकूट के द्वारा एक तो बताया गया है कि भकूट के द्वारा एक तो जीवन शैली देखी जाती है, जीवन शैली देखी जाती है। और इसमें विशेष करके क्योंकि ये राशियाँ होती हैं, इनके द्वारा कैसा व्यक्ति, कैसा दोनों का जीवन रहेगा। अगर भकूट बन रहा तो जीवन शैली अच्छी होती है। और उसके बाद जो 8वां है उसे कहते हैं नाड़ी दोष। अब नाड़ी दोष जो बताया गया है, नाड़ी के द्वारा प्रायः जो बताया गया है आयु और संतान, दो विषय में नाड़ी से देखा जाता है। कि नाड़ी को लिखा भी है कि जो है
अग्रनाड़ी विधेद भर्ता, मध्यनाड़ी विधेद द्वयम, पृष्ठनाड़ी विधेद कन्या म्रियते नाथ संशया। तो नाड़ी के विषय में बताया कि अग्र नाड़ी अगर है तो वो पति अगर दोनों की प्रथम नाड़ी है, आदि नाड़ी अग्रवाणी में आदि नाड़ी अगर दोनों की है वरवधू की तो पति को कष्ट होता है। अगर दोनों की मध्यम नाड़ी है तो दोनों को कष्ट होगा। अगर मध्यम नाड़ी दोनों की अगर अंतिम नाड़ी है तो कन्या को कष्ट होता है। ये कष्ट इसलिए इसमें जो है आयु देखा जाता है और संतान भी देखा जाता है। इस प्रकार से ये जो है 8 चीज़ें बताई गई हैं। इनमें सबका अलग अलग फल है। लेकिन अब यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर ग्रह मैत्री बन रही है तो ग्रह मैत्री के द्वारा भकूट भी शुद्ध माना जाता है, गणदोष भी नहीं माना जाता है। ये दोनों दोष ग्रह मैत्री अगर पूरी बन रही तो ये दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है और दूसरी बात है, मैं बताना नाड़ी के विषय में बताना चाहता हूँ। नाड़ी जो है लिखा गया है कि एक तो ये बात है कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषों न विद्यते। अगर एक नक्षत्र है वरवधू का तो नाड़ी दोष होता ही नहीं, नाड़ी दोष नहीं होता, वहाँ भूल जाना चाहिए। बहुत लोग ऐसा अर्थ, क्योंकि उसमें सीधे जो है वो 28 गुण बन जाते हैं। अगर एक ही अक्षर दोनों का है, एक ही अक्षर दोनों का है नाम का, तो सीधे 28 गुण बन जाते हैं। और हमारे यहाँ बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में बृहद जो है इसमें जो है मुहूर्त चिंतामणि में कि अशुभो अष्टादशा पश्चेत अशुभस्त्वष्टादशाधिका और गुणयोगा शुभो तीव सप्तविंशाधिका स्मृता। तो अब बताया गया कि अगर 18 गुण से कम है तो उसको जो है बृहद ज्योतिष सार के अनुसार अशुभ माना गया है और 18 गुण सामान्य माना गया है। 18 गुण से अधिक है तो वो शुभ है, उत्तम है। शुभस्त्वष्टादशाधिका 18 गुण के ऊपर है तो शुभ माना गया, उत्तम माना गया है। और आगे कहते हैं अगर 27 गुण से अधिक हो गया तो अति उत्तम माना गया, तो अति उत्तम माना गया। तो ये ध्यान देना चाहिए, अगर 18 गुण से अधिक बन गया तो नाड़ी बने अथवा ना बने वो विवाह उत्तम है। आधे से ज़्यादा गुण बन गए तो उत्तम हो गया, उसमें कोई चीज़ बन रहा हो या ना बन रहा हो। 18 से ऊपर अगर गुण बन रहे तो विवाह वो शुभ है, उसमें नाड़ी की बात नहीं। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नाड़ी के विषय में जैसे लोग कहते हैं, एक श्लोक सुनाते हैं कि रास्यैके चेद भिन्नम रास्यैके चेद भिन्न वृक्ष द्वयो स्यात् नक्षत्रैके रासयुग्मं तथैव नाड़ी दोषो न गणानां दोषो नक्षत्रैके पाद भेदे शुभम स्यात्। इसमें लोग अर्थ नहीं कर पाते हैं। कहा गया है अगर राशि एक हो, नक्षत्र भिन्न हो तभी वो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। अगर नक्षत्र एक हो, राशि भिन्न हो तभी नहीं माना जाएगा। अगर नक्षत्र एक नक्षत्र है या एक अक्षर दोनों का है तब भी शुभम स्यात्, और नाड़ी दोष नहीं माना, ना नाड़ी दोष ना गण दोष, दोनों नहीं माने जाएंगे। और पाद भेदे, अगर पाद भेद तभी शुभ है, हर प्रकार से शुभ है। ये नहीं कि यहाँ आजकल लोग कहते हैं अरे एक ही अक्षर से अब 28 गुण बन रहे हैं, कहते नाड़ी दोष नहीं बन पाएगा। अब कहाँ उनकी बुद्धि चली गई है कि 28 गुण बन रहा, कहते नाड़ी दोष है, अब नाड़ी दोष कहाँ बचा। तो इस प्रकार से ये जो भ्रम फैला रहे हैं, एक तो ऐसे अब उसमें न जाने कितने लोग ऐसे कुंवारे रह जाते हैं। तो बताना चाहता हूँ, ये एक श्लोक यही इनको याद कर लिए हैं, जबकि ये किसी प्रमाणिक ग्रंथ का श्लोक नहीं है, जो कहते हैं कि नाड़ी दोषोस्ति विप्राणाम वर्ण दोषोस्ति भूभुजाम वैश्यानाम गण दोषा स्यात् शूद्राणाम योनि दूषणम। ये श्लोक बताया गया नाड़ी दोष विप्रों की, ब्राह्मणों के लिए, और क्षत्रियों के लिए जो है वर्ण दोष, वैश्यों के लिए गण दोष, शूद्रों की योनि दोष, ऐसा श्लोक बताया गया। ये श्लोक किसी प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, नाड़ी सब में देखना चाहिए। लेकिन अगर 18 गुण से ऊपर है तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। उसका दोष अगर 18 गुण से ऊपर, गुण अधिक होने से नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। और जब 28 गुण बन गए तब कौन दोष, अति उत्तम हो गया। इस प्रकार से नाड़ी जिस प्रकार से देखना चाहिए। और कहीं और दूसरी बात, आजकल देखिए
हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप पर आता है कि पंचांग से देखने पर 2-2 ढाई घंटा का अंतर आ रहा है, नक्षत्रों में, तिथियों में, सब में अंतर आ रहा है। अब इस तरह से लोग अलग अलग सब भेज रहे हैं, हम लोग तो वो तो देखते ही नहीं, उसके डिलीट कर देते हैं। ये सब चीज़ें क्या दीजिए जहाँ पंचांग से ढाई घंटे का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये निर्णय भी नहीं सही हो पा रहा है। तो अगर आपको संदेह है तो वही मृत्युंजय जप करा लीजिए। अगर नाड़ी दोष समझ रहा, लेकिन 18 गुण के बाद नाड़ी दोष तो है ही नहीं। अगर इससे कम में है, अगर कराना चाहते हैं, नाड़ी दोष है, उसके लिए सारे उपाय बताए गए हैं। मृत्युंजय जप है, 1.25 लाख कराइए, 1 लाख कराइए, 50,000, 25,000 नहीं तो 10,000 करा लीजिए। जिससे आपकी सामर्थ्य हो उसका उपचार कर लीजिए। और विवाह, अगर अच्छा विवाह मिल जाए, विवाह करना चाहिए। तो इस प्रकार से। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, शास्त्रों में भी बताया गया कि काहतू नाम से भी विवाह विचारा जाता है, कहने वाले नाम से। ऐसा ग्रंथों में आया है कि जो है कि अज्ञात जन्म नाम नृणाम नाम भे परिकल्पना ते नैव चिंतयेत सर्वम राशिकूटादि जन्मवत। श्री वशिष्ठ जी का वाक्य है, अगर अज्ञात जन्म नाम, ज्ञात नहीं या अपने नाम जो है तो नाम भे परिकल्पना, नाम की परिकल्पना कर, नाम रख लेना चाहिए, नाम की परिकल्पना कर लेनी चाहिए। लिखा वशिष्ठ जी ने कैसा कहा है कि और जिस प्रकार से जो राशि नाम, उसी प्रकार से तेनैव चिंतयेत सर्वम, उसी नाम से जो नाम रखा गया है उसी नाम से राशि आदि सब कुछ देख लेना चाहिए। अब जैसे महाराज जो है राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी का विवाह हुआ, अब उस समय कौन, अब वो तो पहले देखा नहीं गया, क्या मत गणना क्या हो रही है, उसमें जो नाम अच्छा लगा उस नाम से रख करके विवाह हो गया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारे विवाह हुए, पहले कोई गणना तो बैठा ही नहीं गई, और होने के बाद फिर अपना जो नाम हुआ उस नाम से बैठा लिया गया, हो गई। अगर है तो ठीक, रास नाम सबसे उत्तम है। रास नाम ना होने पर व्यवहार नाम से देखना चाहिए। और फिर हम तो ये कहते हैं अगर 18 से भी कम, कहीं कहीं लिखा 16 से कम निंद, 16 से षोडश भी निंद्यम, 16 गुण निंद्य माना है, 16 के बाद मध्यम है, 18 के बाद उत्तम है और 27 बाद अति उत्तम है। लेकिन अगर और कम गुण बन रहे हैं, अगर विवाह अच्छा मिल गया, सब ठीक बैठ रहा है, तो उसको जो है जो कुंडली जन्म लग्न होती है आदि, उसमें ग्रहों को देखना चाहिए। बर वधू ग्रह अच्छे बैठ रहे हैं, पुत्र आयु सब अच्छी बैठ रही है, अच्छा बैठ रहा है, तो ये गुण गौड़ हो जाते हैं, दोनों गुण गौड़ हो जाते हैं। फिर वहाँ कुंडली के अनुसार जो ग्रह स्थिति बैठी हुई जन्म लग्न में, अगर अच्छा उन्नति कारक है तो कम गुण में भी शादी उत्तम मानी जाती है। इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, इस तरह लोग विवाह करें और ज़्यादा इस चक्कर में ना पड़ें कि बहुत ज़्यादा जो विधान है उसके अनुसार चलें। जब ज्योतिष कहता है कि 18 गुण के बाद विवाह उत्तम हो जाता है तो उत्तम है, और 27 बाद अति उत्तम हो जाता है। ये नहीं नाड़ी, और नाड़ी वाला ये श्लोक जो है ये भी कोई प्रमाणिक ग्रंथ का है भी नहीं। अगर कम भी गुण माने, कम गुण होने पर भी विवाह हो सकता है। इस प्रकार से मैं इसका निराकरण करता हूँ। तीसरा प्रश्न है, राहुल शास्त्री के द्वारा पूछा गया है कि वेद में जो है कितने नक्षत्र बताए गए हैं विवाह के और ज्योतिष में कितने हैं। उस विषय में बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ वेद में अर्थात पारस्कर गृह सूत्र में बताया गया है कि त्रिषु उत्तरादिषु, ये सूत्र है, त्रिषु उत्तरादिषु कि उत्तरा के तीनों, उत्तरा के से लेकर 3 नक्षत्र, जैसे उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा, उत्तरा साढ़ा श्रवण धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद देवती अश्विनी, ये 3 को 9 नक्षत्र ये होते हैं। उसके बाद दूसरा सूत्र है स्वातो मृगशिरस रोहिण्याम हुआ, स्वाति मृगशिरा और रोहिणी, 3 ये हो गए। तो हमारे यहाँ वेद में ये 12 नक्षत्र बताए गए हैं जो विवाह के लिए उत्तम माने जाते हैं। लेकिन अब हम ज्योतिष शास्त्र में जब आते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में 11 नक्षत्र बताए गए हैं। वो कौन कौन बताया गया है? मूल, मृगशिरा, हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, स्वाति, रेवती, अनुराधा, मघा, ये जो हैं 11 नक्षत्र बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। और वेद में बताए गए 12। तो वेद में क्या है, जो उन दोनों में अंतर भी आ गया है। जैसे वेद में चित्रा नक्षत्र है
लेकिन यहाँ ज्योतिष में चित्रा नक्षत्र विवाह का नक्षत्र नहीं बताया गया है, लेकिन वेद में बताया गया चित्रा उत्तम नक्षत्र विवाह के लिए होनी चाहिए शादी उसमें। श्रवण नक्षत्र वेद में अधिक बताया गया, धनिष्ठा नक्षत्र बताया गया और अश्विनी नक्षत्र। ये चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा और अश्विनी 4 नक्षत्र वेद में विशेष हैं जो ज्योतिष में नहीं बताए गए विवाह के नक्षत्र, लेकिन है तो ये ज़्यादा उत्तम बताए गए हैं। और इधर ज्योतिष में जो वेद में नहीं बताए गए कौन, अनुराधा, मूल और मघा, ये 3 नक्षत्र ज्योतिष में ज़्यादा हैं, इसलिए ज्योतिष में 11 होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ जो विद्वानों का मत है, ये तो वेद वाले तो बहुत ही उत्तम माने गए विवाह के लिए, जो 12 नक्षत्र हैं हम गिना चुके हैं, लेकिन जो ज्योतिष में जो मूल मघा है इसको विद्वानों ने अच्छा नहीं माना है, क्योंकि जानते हैं मूल मघा दोनों नक्षत्र जो होते हैं, मूल के मालिक राक्षस होते हैं, मालूम होगा राक्षस हैं। ये क्षय करने वाला क्रूर जाति है, तीक्ष्ण नक्षत्र है। वैसे जो है मघा भी है, शोक देने वाला है, शुद्ध जाति माना जाता है, क्रूर है, उग्र है, इसके पितर मालिक होते हैं, अधोमुख नक्षत्र होता है ये। इसलिए दोनों नक्षत्र जो हैं, इसलिए दोनों नक्षत्रों को वेद में ग्राह्य नहीं है और विद्वान लोग भी इनको उचित नहीं मानते हैं। अनुराधा जो है वो तो ग्राह्य मान लेते हैं, भले वेद में नहीं ज्योतिष में, लेकिन अनुराधा ग्राह्य मानते हैं। तो अनुराधा जोड़ दीजिए और 12 नक्षत्र जो वेद में बताया गया, अनुराधा 13 हो जाते हैं। और मूल मघा को थोड़ा अच्छा नहीं माना गया है शास्त्रों में, तो मूल मघा को छोड़ दिया जाए तब भी 13 नक्षत्र वेद में गिनाए गए हैं, ये उत्तम है। अगर कुछ लोग मूल मघा को जोड़ देते हैं तो 15 नक्षत्र हो जाएंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, उसे मूल मघा विद्वानों ने अच्छा नहीं माना। हम बता चुके हैं कि ये मूल के मालिक राक्षस होते हैं, मघा के पितर होते हैं। मूल जो है क्षय कारक होता है, क्रूर जाति है, तीक्ष्ण, दारुण और तीक्ष्ण है नक्षत्र माना गया ये। और जो मघा होता है शोक देने वाला होता है, शुद्ध जाति माना गया है, क्रूर माना गया, उग्र माना गया है, अधोमुख माना गया है। इसलिए जो है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नक्षत्र इतने हैं, इन नक्षत्रों में विवाह करना चाहिए। जो आजकल लोग जो वेद के नक्षत्रों को लोग नहीं ग्राह्य कर रहे हैं, पंचांगों में नहीं दिया जा रहा है, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, अश्विनी, उनको होना चाहिए। अगर नहीं भी दिया तब भी आप लोग विवाह करें। मैं विद्वानों से निवेदन करना चाहता हूँ, इन नक्षत्रों में शादी उत्तम होती है, नक्षत्रों में विवाह करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अशतो माँ शतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।